अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ हैं जी सुमीत पीर साहब, जो कि एनालिस्ट हैं और आज बड़े बिजी हैं। बड़ी मुश्किल से सुमीत जी को घेर घार के लाए। थैंक यू सो मच सुमीत जी कि आपने ज्वाइन किया। आई अंडरस्टैंड कि बहुत हेक्टिक डे आपके लिए बिकॉज बजट आया है, लेकिन इस बजट को आप कैसे देखते हैं? और अभी कुछ देर पहले मैं टीवी 9 पर थी तो बीच में ब्रेक हुई थी और राहुल गांधी जी का जो है वो प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी और उन्होंने कहा कि जी फौज को कुछ नहीं दिया है और काफी नाराज लग रहे थे वो। काफी सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, आप जानते ही होंगे। तो जी कैसे देखते हैं आप इस बजट को? देखिए आरजू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इनविटेशन विच इज अप्रिशिएटेड। देखिए, जो आरजू जी राहुल गांधी जी के सवाल पे भी आऊंगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर बोलूंगा। पहले जो बजट हमने देखा, अब की बार एक डिफरेंट बजट है। अगर आपको याद हो, मोदी जी ने बोला था एक 10 साल का बजट बनेगा। अब ये 1 साल का बजट नहीं, एक विजन है। अब की बार पहली जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखेंगे आरजू जी इस बजट में, आत्मनिर्भर भारत। ये हमारा मिशन और विजन स्टेटमेंट है। उसके नीचे पिलर्स लगाएंगे, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 5, पिलर नंबर 6, 10 पिलर लगाए गए थे करीब। तो आने वाले टाइम में इसी थॉट प्रोसेस को लेते हुए, इसी थॉट प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए बजट बनेंगे। तो अब हमने बोला जी, एक पिलर हमारा एग्रीकल्चर है, एक पिलर हमारा इंश्योरेंस है, एक पिलर हमारा एग्रो है। जैसे भी जो हमने पिलर किए, तो उनके अराउंड उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करना है, क्या क्या करना है, ये एक चेंज है। पहले हमारे बजट जो बनते थे, दे यूज्ड टू बी एवरीवेयर, कुछ यहाँ कुछ वहां का कुछ वहां का, एक मिशन और एक विजन के साथ नहीं थे। अब आत्मनिर्भर भारत मिशन और विजन है, उसके अंडर बजट बना है। अब जो मैं बजट को देखता हूँ मैम, इसमें मैं देखता हूँ इट इज अ बजट ऑफ 360 डिग्री एनेबलमेंट। 360 डिग्री का एनेबलमेंट है। आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें बहुत क्लियर क्या आ रहा है, गवर्नमेंट इज गेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस। गवर्नमेंट इज ओनली डूइंग गवर्नेंस, नॉट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस। आपने देखो, काफी डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की बात हो रही है, एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वो भी आपने देखा होगा। बहुत बड़ा इंफ्रा पुश है, हजारों करोड़ का इंफ्रा पुश है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, 175% इंक्रीज इन द हेल्थ बजट, जो अब तक पहले कभी नहीं किया गया। और अब जो आपकी बात आई थी कि हेल्थ हो, इंश्योरेंस हो, एग्रीकल्चर हो, हर चीज में हमने पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स की है। और इसमें एक और चीज है, बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंस मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर कि भाई हमारा 9.5% का फिजिकल डेफिसिट है, अगले साल ही 6.8% रहेगा, जिसके लिए अब हम बजट बना रहे हैं। तो हम फिजिकल डेफिसिट से घबरा नहीं रहे, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि अभी जो इकोनॉमी को चाहिए, स्टिमुलस चाहिए। क्योंकि अगर हम 1% का ट्रेड ऑफ लेते हैं आरजू जी फिजिकल डेफिसिट पे, तो करीब 2 लाख करोड़ हम स्पेयर कर पाते हैं फॉर डेवलपमेंट। एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत ट्रांसपेरेंट डाटा को छुपाने की कोशिश नहीं की गई, और एक बहुत पॉजिटिव बजट है। इससे मैसेज क्या दे रहे हैं, हम स्पेंड कर रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब निर्मला मैडम ने बोला कि वी आर बोरोइंग टू स्पेंड, हम पैसा लेके मार्केट से स्पेंड करेंगे। इसका एक और मतलब है, अगर गवर्नमेंट पैसा लेके स्पेंड कर रही है तो इकोनॉमी का आउटलुक, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। अन्यथा अदरवाइज गवर्नमेंट विल नॉट यूज इट्स मनी टू बोरो द मनी एंड स्पेंड। और तीसरी बात इसमें यह भी निकल के आ रही है कि हम कोविड के दौर से निकल चुके हैं। और आपने कल देखा ही होगा, करीब 35,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन, $5 बिलियन अलोकेट गए फॉर वैक्सीनेशन ओनली। और अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री भर में बनाया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, और विद ज्योग्राफिकल रिटर्नेंस, यानी कि सारा दिल्ली में बन रहा जी, अक्रॉस द कंट्रीज को रिवाइव करेंगे। वायरोलॉजी के नए इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, काफी बड़ा पुश है हेल्थ पे। और जो लास्ट आपका पॉइंट था, डिफेंस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, व्हिच मींस वेपन्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, व्हिच इज नॉट फॉर पेइंग वेजेस एंड सैलरीज। 19% बढ़ा पिछले 15 साल में। पहली बार किसी बजट में 19% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है फॉर द कैपिटल इक्विपमेंट, टुवर्ड्स द कैपिटल इक्विपमेंट इन द बजट, व्हिच इज अगेन अचीवमेंट। अगर आप हमारी अपोजिशन को देखें, अनफॉर्चुनेटली, मतलब वो जो मदरहुड स्टेटमेंट्स कहते हैं ना, एंटी वॉर, क्रोनी कैपिटलिस्ट बजट, बट आज तक कोई 10 ऐसे पॉइंट नहीं निकाल पाया। क्योंकि निर्मला जी का बजट कल बहुत इंप्रेसिव था। 1 घंटा 40 मिनट करीब उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने डाटा दिया 2013 में क्या, 2000 आज क्या है, 2014 में क्या, आज क्या है। तो जब ये डाटा सामने आ गई, तो उसके बाद जो मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो बहुत कम हो गया। अब हम अपोजिशन से हमारे सुन रहे हैं भाई ये है वो है, जिन्हें वो कहते हैं ना, आप उर्दू में, हिंदी में ना, जुमले। भाई जुमले तो आपने कस दिए, पर ये नहीं बोल पाए कि दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। आप 10 फैक्ट उठाइए, बोलिए भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है, इसमें ये है। वो जो चीज है वो नहीं बोल पाए,
तो मेरे हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव बजट है और आने वाले 10 साल अब इसी पैटर्न पे बजट चलते रहेंगे। और जो सेल्फ रिलायंस है, जो आत्मनिर्भरता कहते हैं हम, इट्स अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स दैट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, ताकि जो जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, उससे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जियो पॉलिटिक्स के बदलने से क्या होगा, नए समीकरण, न्यू इक्वेशंस विल इमर्ज इन द वर्ल्ड ऑर्डर। सो व्हाट इज इंडियाज रोल गोइंग टू बी इन दैट? आपने कल देखा होगा मस्केट हमारे वैक्सीन पहुंच गए, पर आज यूएई पहुंच गए, कल मैंने देखा जी साउथ अफ्रीका पहुंच गए। अब तो ये पता ही नहीं लग रहा कहाँ कहाँ, अच्छा ब्राजील भी पहुंच गए। हमने तो 8 कंट्रियों को सुना था, अब हर जगह जा रहे थे, फोटो आ जाती ट्विटर पे, यहाँ भी लैंड करके, जहाज यहाँ भी लैंड करके। चलिए अच्छी बात है। और कल ये भी एक बहुत अच्छी बात पता लगी, भाई 2 वैक्सीन 15-20 दिन में एक और अप्रूव हो रहे हैं, तो करीब 4 वैक्सीन अप्रूव हो जाएंगे और 4 और प्रोसेस में है। तो ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, हम इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, और ये मेरा टेक है आरजू जी इस पर सो फार। तो सुमित जी, आप क्या समझते हैं कि जो आम आदमी है, जो आम सिटीजन आपके यहाँ जो है, उसके ऊपर इस बजट का क्या असर पड़ेगा? जैसे हमारे यहाँ तो अगर फॉर एग्जांपल बजट आता है तो जो कहना चाहिए, जो जॉब पे जो लोग होते हैं, आम सी नौकरियां कर रहे हैं, कुछ भी काम है, तो वो वर्किंग क्लास तो पिस जाती है, ऊपर वाली क्लास को तो पता ही कुछ नहीं लगता कि हुआ क्या है। लेकिन जो वर्किंग क्लास है सबसे ज्यादा इफेक्टेड वही होती है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कोविड-19 के बाद से जॉब्स का मसला भी है और ये चीज भारत में भी है। तो इस चीज को कैसे आप देखते हैं? देखिए मैम, इसका जवाब मैं आपको 3 पार्ट में दूंगा। सबसे पहली बात, एक पहले में ही कहना चाहिए था, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। एक बहुत अटकल पच्चू, एक बहुत अंदाजे लगाए जा रहे थे, साहब कोरोना सेस लगा, कोरोना सेस नहीं लगा, कोई भी नया टैक्स इस बजट में नहीं लगा, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, आप देखिए, अब अगर हम बात करें इंश्योरेंस में, हमने 74% एफडीआई कर लिया 50 से, ठीक है जी, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम करीब 26,000 किलोमीटर की नई सड़कें बना रहे हैं, हम फिशरी हाउस बना रहे हैं, एपीएमसी मंडिया बना रहे हैं। ये जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है, इससे जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है तो जॉब क्रिएशन होता है। अगर आप हमारा इकोनॉमिक सर्वे देखें तो उसमें एक रिकमेंडेशन आई थी जी, अपने इंडिया में 65% पैसा जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस होता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, ये 30-35% पे भी लाए, ये जो पैसा है जो हम आपको हर एक को मतलब लगाना पड़ता है, ये इकोनॉमी में आएगा। तो काफी जो इकोनॉमिक सर्वे की हमारी रिपोर्ट्स थी उनको इम्प्लीमेंट किया गया। अब देखिए, जैसे एक चीज है जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब जो कमर्शियल व्हीकल है उनका 20 साल के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, अगर वो फिट पाए गए रहेंगे, नहीं तो उनको स्क्रैप करना है। जो पर्सनल व्हीकल्स है उनका 15 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट है। पहले यहाँ व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी नहीं थी। अच्छा, जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है ऑन मेटल, ऑन सम मेटल्स यूज फॉर द इंडस्ट्री, उनको रिड्यूस कर दिया गया 7.5% पे। अब ये 2-3 चीजें जो हुई, अगर नई गाड़ियां बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट बनेगी, अगर 26,000 किलोमीटर सड़कें बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बनेगी, अगर एफडीआई बढ़ता तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, अगर 1000 मंडियां एपीएमसी में और जोड़ी जा रही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अगर 4 फिशरी हब्स हम देश भर में शुरू कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये जितने एफर्ट्स है गवर्नमेंट की एम्प्लॉय बढ़ाना, नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया, नया कोई सेस नहीं लगाया गया, और अब जो हमने $5 बिलियन एलोकेट किए वैक्सीन लगाने के लिए, तो इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वैक्सीन फ्री है, पैसे लगेंगे, गरीब नहीं दे पाएगा, अमीर दे पाएगा, वो सब कहानी खत्म है। फ्री में वैक्सीन लग रही है, सबको लग रही है। इसीलिए मैंने कहा इट्स एन एनेबलमेंट बजट। और कल आरजू जी आपने एक और चीज नोट की होगी, जैसे हमारे एलआईसी एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट इतनी पावरफुल है कि कई बार गवर्नमेंट एलआईसी से लोन ले लेता, अब उसका आईपीओ आ रहा है। अब एलआईसी के आईपीओ से कुछ हजारों, मैं अनुमान नहीं लगा पाऊंगा कितना पैसा जनरेट होगा। हम जो अपना ये कर रहे हैं, व्हाट यू कॉल दिस, द टेक्निकल वर्ड इज यूज्ड, हम जो डिमोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, जैसे रेलवे, हमारे रेलवे इज द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं आरजू जी, हजारों करोड़ तो कम कह रहा हूं, उससे ज्यादा का लैंड बैंक रेलवे के पास है। अगर उसको मोनेटाइज करने की अब बात हो रही है, अब जैसे बैंक्स में हमारे एनपीएस की प्रॉब्लम, तो एक बैड बैंक्स बनाए गए जो एनपीएस को टेक ओवर करेंगे। 20,000 करोड़ से बैंक्स को रिमोनेटाइज कर रहे हैं हम, वो एनपीएस को टेक ओवर करेंगे, उनको देखिए उनको कैसे प्रोडक्टिवली यूज करके या तो यूज किया जाए या उनको सेल ऑफ किया जाए। अब ये जितनी चीजें हैं, अगर आप इनका हिसाब किताब जोड़े, आप इनकी गणित जोड़े, तो दे विल ऑल क्रिएट जॉब्स, दे विल ऑल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जैसे अब लद्दाख में हमने जी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दी, जेएंडके में एक ये दिस गैस पाइपलाइन जा रही है, तो ये, और 27 नए मेट्रो परियोजनाएं, 27 सिटीज में मेट्रो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस किया गया।
अब अगर मैं गिनाता जा सकता हूं, बट आई डोंट थिंक दैट इज द पर्पस। पर्पस ये है कि इनसे नौकरियां, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी या जाएंगी। डेफिनेटली दे आर ऑल गोइंग टू क्रिएट जॉब्स, दैट इज व्हाट द मंत्र ऑफ द बजट इज। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ये 360 डिग्री एनेबलमेंट वाला बजट है। और गवर्नमेंट का मोटिव वेरी सिंपल है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस, आवर जॉब इज टू एनेबल एंड लेट पीपल रन द बिजनेस, एक्सेप्ट क्रिटिकल इंफ्रा, जो बॉर्डर रोड्स हैं, डिफेंस है, कुछ कुछ जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रा है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। सोलर में बड़ा पुश मिला कल जी, हमने एक हाइड्रोजन पॉलिसी की, हाउ टू गेट मेक हाइड्रोजन फ्रॉम बाय ग्रीनर वेज, तो काफी अर्थ ब्रेकिंग रहे। और एक बहुत बड़ा पैसा लगाया गया R&D और इनोवेशन में, जो पहली बार किसी गवर्नमेंट ने लगाया है। तो मतलब ये सारी चीजें विल अगेन हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स, बिकॉज इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, तो जब स्पेंड करेगी आप, हम या कोई भी हो, जो भी उसको आके फुलफिल करेगा, काम तो बढ़ ही रहा ना जी। तो सुमित जी, जो लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके यहाँ फुटपाथों पे सोते हैं, और बहुत दफा न्यूज भी आती है उनको, मतलब गाड़ी गिर गई, ये हो गया वो गया, तो गाड़ी चढ़ गया कुछ, तो उन लोगों के लिए क्या चीज आप समझते हैं रखी है? देखिए, सबसे पहली बात है हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग पे, कल आपने देखा होगा 1.5 लाख रुपए का लोन जो है, जो ATCC में वेवर है, उसको एक्सटेंड किया गया 1 और साल के लिए। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत मिनिमम दरों पे लोन अवेलेबल है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने 5 करोड़ ऐसे मकान बना के कंप्लीट भी कर दिए, और 15 करोड़ बनाने की परियोजनाएं हो रही है। बट बनेगा क्या, वो इंपॉर्टेंट नहीं। जबकि 5 करोड़ मकान हमने बना के दे दिए और 10 करोड़ दे रहे, तो ये जाहिर सी बात है, जिसने 5 करोड़ बना के दिए तो 10 करोड़ भी और देगा। तो अब उनके लिए हेल्थ का बेनिफिट है, उनके लिए एजुकेशन का बेनिफिट है। आप देखिए आरजू जी, जो आयुष्मान भारत है, अब 50 करोड़ लोग, मैडम 50 करोड़ लोग के पास 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अभी हमने एक स्कीम निकाली, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उससे हमने 100 या 200 रुपए में एक कुछ लाख रुपए का इंश्योरेंस हर एक को दिया। अब हमारी उज्ज्वला एक परियोजना है, प्रज्वला है, आपके घर में गैस सिलेंडर डिलीवर होता है, सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाती। किसान सम्मान निधि, जो पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो ये हेल्थ लीजिए, आप कुकिंग गैस लीजिए, बिजली लीजिए, और एक और चीज में करना, क्लीन वाटर फॉर एवरीबडी। जैसे रेलवे ने एक और बोला, ग्रीन एनर्जी में काफी फोकस था। रेलवे ने बोला भाई 2024 हमारा हर सेक्शन विल बी रन बाय ग्रीन एनर्जी, मतलब कोई डीजल इंजन या कोई स्टीम इंजन कहीं नहीं चलेगा आने वाले 3 साल। अभी 80-90% कवर्ड है, जो 10-15% रहता वो करेंगे। अब बिजली लीजिए, पानी लीजिए, हेल्थ लीजिए, इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ केयर लीजिए, और आप सेहत लीजिए बंदे की, और एजुकेशन सिस्टम लीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज लीजिए, और भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर कभी हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो सब चीजें डेवलप करेंगे विद अफोर्डेबल हाउसिंग, ये हमारी गवर्नमेंट ने इस बजट में अफोर्ड किया। तो और हमारे यहाँ देखिए, अगर एक स्कीम चलाई जाती है उसमें डिफरेंस तो है नहीं अमीर का गरीब का। भाई आप कोई भी हो, कहीं पे भी हो, अगर कोई चीज मिल रही है, जैसे हमारे आयुष्मान भारत है, 50 करोड़ लोग, आपका जाति क्या, आपका धर्म क्या, आपका रिलीजन क्या, आपकी स्टेट को बिलोंग करते, ही नहीं होता। मेट्रो आती है, आप भी बैठोगे, मैं भी बैठूंगा। अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा, आपको भी काम मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, इंजीनियर को इंजीनियर वाला काम मिलेगा, ठेकेदार को ठेकेदार वाला काम मिलेगा, पर काम मिलेगा। और अब हम एक और मैसेज दे रहे हैं, आफ्टर जियोपॉलिटिक्स जो बदली है, इंडिया इज रेडी फॉर बिजनेस, इंडिया इज रेडी फॉर बिजनेस, एंड प्लीज कम। जो हमने हमारे प्रधानमंत्री जी पहले भी कहते थे, कम मेक इन इंडिया। और जो ये आत्मनिर्भर भारत है, मेरे हिसाब से आज इट इज टेकिंग अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड से पहले 430 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। आज कुछ 5-7 दिन पहले इट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट $600 बिलियन। तो ये जो $150 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, और 600 बिलियन अब काफी ज्यादा होता है और काफी बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व माना जाता है दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड से। देखिए, आई थिंक विल बी नंबर 4th इन द वर्ल्ड विज़-अ-वी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये सब चीजें अगर आ रही, पैसा आ रहा, सब कुछ हो रही है, तो एक इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है, एक पॉलिटिकल आउटलुक स्टेबल एंड गुड है। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुमित जी, लेकिन आप उनको क्या कहेंगे, राहुल गांधी जी को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी चाइना काफी अंदर तक आ गया है, और उसके बजाय कि अपने डिफेंस को मजबूत करें, अपनी फौज को कुछ जो है बजट में ज्यादा रखना चाहिए था। उनका कहना है कि बहुत कम हिस्सा रखा गया है, और ये एक
तरह से अपने जो फौजी हैं आपके, जो आपके आर्मी मैन, जाहिर है वो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हर देश के जो आर्मी में लोग होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो आपकी जो है वो हिफाजत कर रहे होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनका दिल दुखा होगा कि यार हमें तो कुछ मिला ही कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तो इस तरह की उनकी एक चल रही थी प्रेस ब्रीफिंग, आज ही की बात मैं बता रही हूँ। तो क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, 3-4 फैक्ट्स बोलूंगा। थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री हम हैं आज। बाई बजट हमारा वैसे दुनिया में सबसे बड़ा थर्ड बिगेस्ट बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 19% कल अप्रूव की। खुद राजनाथ सिंह साहब ने ये ट्वीट किया कि मेरा कहना नहीं है, जो 15 साल में हाईएस्ट है। पीछे जब ये कोरोना का काल करता रहा, हमने $20 बिलियन का इक्विपमेंट तो केवल यूएस से खरीदा, जो ऑफिशियल आंकड़े बाहर है, बाकियों से भी खरीदा, उसके आंकड़े बाहर नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कितना। तो मान लीजिए 10-20 और होगा। अगर 30-40 बिलियन का इक्विपमेंट खरीद रहे, लेटेस्ट अपाची, चिनूक, हरक्यूलिस, आप जो बोलिए वो ला रहे हैं। राफेल की बात है, राफेल आ रही है। अब देखिए राहुल गांधी जी एक राजनेता है अपोजिशन में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या है कि अपोजिशन अपोज करती है, चाहे मुद्दा हो या ना हो। भाई अब मुझे बताइए, एक फौजी है जी, उसका बेटा आज इंजीनियर है, उसका वो फौजी गांव में, उसके गांव में खेती होती है। एक दूसरा फौजी वो शहर में रहता है, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल रही है। खाली फौजी को तनख्वाह ही नहीं मिल रही, जो उसका परिवार है, जो उसकी फैमिली है, जो उनकी वाइफ है, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके फादर है, मदर है, ये जितनी स्कीमें हैं ये उनको भी तो कवर कर रही है ना। देखिए फौजी तो ऐसा तो नहीं फौज है तो हर स्कीम से आउट है। जो मेरे को स्कीम कवर करेगी, फौजी के परिवार को भी करेगी। बाकी 1 रैंक 1 पेंशन लाने वाले भी मोदी जी हैं। ये कुछ हजारों करोड़ का जो ये इतने साल से पेंडिंग था, इसको किसने इंप्लीमेंट करा? मोदी जी ने। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी किसने की? मोदी जी के अंडर हुई। सबसे ज्यादा वेपन प्रोक्योरमेंट, सबसे ज्यादा लेटेस्ट वेपन प्रोक्योरमेंट विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मोदी जी ने की। अभी देखिए हमें रशिया ने वेपन सिस्टम्स दिए, इजराइल ने दिए, हमें फ्रांस ने दिए, हमें यूएस ने दिए। हमने जिस कंट्री से अभी मांगा, हमें सब वेपन और अल्ट्रा लेटेस्ट वेपन सिस्टम हमारे पास है, और ये सब पैसे से आते हैं। ये सब पैसे तो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कॉपरेशन मिल रहा है और फाइनेंशियल लेवल पे भी कॉपरेशन मिल रहा है। बट ये कहना कि भाई आपने फौजियों को कुछ नहीं दिया, अगर आप 1 रैंक 1 पेंशन का ही हिसाब लगाए, कितने 100,000 करोड़ का वो था, खैर उसके बाद तो क्या कहें। और अगर हमारे रक्षा मंत्री जी खुद कहते हैं 19% कैपिटल, जो हमारा बजट था उसमें कैपिटल वो इंक्रीज दिया गया, एक्सपेंडिचर दिया गया, विच इज हाईएस्ट इन 15 ईयर्स। ये भी एक फैक्चुअल नंबर है। बाकी हाँ, राहुल गांधी जी नेता है, वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आप जानते हैं कि वो पहले से कह रहे हैं भाई चाइना यहाँ घुस गया, पर आज कुछ प्रूव नहीं कर पाए। इनफैक्ट राहुल गांधी जी के बारे में आरजू जी एक बहुत बढ़िया चीज है। एक बार वो कह रहे थे भाई जो भूटान में हुआ था ना, डोकलाम में, बोले भाई डोकलाम में ये हो गया वो हो गया। तो एक यूके में थे शायद, तो एक जर्नलिस्ट ने बोला मिस्टर गांधी, इफ यू आर मोदी व्हाट विल यू डू? उन्होंने कहा देखो जी मुझे तो डिटेल पता है नहीं। तो बोला अगर आपको डिटेल पता नहीं तो आप कैसे कह रहे मोदी जी गलत कर रहे हैं, आप कैसे इंडियन आर्मी गलत कर रहे हैं? देखिए हर तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, जाहिर सी बात है। आप उनको कहाँ तक रोके? उन्हें भी अपनी राजनीति करनी। हमारे यहाँ वैक्सीन है तो एक पॉलिटिशियन साहब बोलते हैं, नाम आपको पता होगा, भाई ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम तब लगाएंगे जब हम 2 साल बाद अगर इलेक्शन जीतेंगे तब लगाएंगे। अब जैसे वैक्सीन उनके उनके पीछे जो कुआं है दफ्तर में उसके पानी से बन रही हो। अब ऐसी चीजें होती हैं, अब क्या करें, कंट्री है, लोग कुछ भी बोल देते हैं। बट अगर आप फैक्ट्स, फिगर्स और डाटा पे चैलेंज कर सके, अगर आपको इस बजट में वो दिक्कतें दिखती तो आपको ग्राउंड पे दिख जाती। हमारा ओपन मीडिया है, सोशल मीडिया ओपन है, आपको ये ताने बाने अब तक फैल गए होते जी। हमारे राजनीति फैलने में देर नहीं लगती अगर कारण हो तो। नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। और लेकिन ये कि फिर भी अपोजिशन तो आप ठीक कह रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कहती है, चाहे वो हमारी कंट्री की हो या आपकी। लेकिन एक चीज है सुमित जी के, मुझे वैक्सीन से याद आया कि आज हमारे यहाँ भी एक न्यूज चल रही थी और उसमें लोग पूछ रहे थे कि इसका कोई रिएक्शन तो नहीं है, और आपको पता है चाइना से और यहाँ से हमारे यहाँ भी आना शुरू हो गई है। तो बताया यही जा रहा था कि उसमें टेम्परेचर हो सकता है, उसमें कोई टाइप की एलर्जी हो सकती है, पेन, बॉडी पेन हो सकता है, और इसी तरीके से कुछ चीजें बताई जा रही थी। तो आप लोगों ने कुछ बताया है अपने लोगों को जिन्हें आप वैक्सीन दे रहे हैं, या किसी किस्म का कोई रिएक्शन देखने को मिला है आपको आपकी वैक्सीन से?
देखिए आरजू जी, सबसे पहले आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि इन मौकों से लोगों को पता लग जाता भाई क्या है। हमारे यहाँ आज करीब 40 से 50 लाख लोग, करीब 5 मिलियन के आसपास का नंबर होगा, उनको वैक्सीन लग चुकी है। ये सारे बहुत प्रोमिनेंट में बहुत बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटलों के मालिक, और जिनको जो नेशनल मीडिया पर रोज आपने देखता होगा, कई डॉक्टर के अग्रवाल साहब है, गुलेरिया साहब है, त्रिहान साहब, जो बहुत बड़े नाम है, बहुत बहुत बड़ी शख्सियतियां हैं, वो उन सबको वैक्सीन लगा। आपने किसी का, मतलब भगवान ना करे, खुदा ना करे, आपने किसी का कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट सुना? नहीं सुना। कोई डेथ हुई वैक्सीन से? नहीं हुई। हाँ, जो वैक्सीन में नॉर्मल कभी जो रैश वगैरह ये होता है, जो हर वैक्सीन में होता है, शायद ये जिसे माइल्ड रिएक्शंस कहते हैं या पेरिफेरल रिएक्शंस कहते हैं, वो छोटा मोटा है जो हर वैक्सीन में होता है। दूसरी बात, वैक्सीन सबसे ज्यादा 60% वैक्सीन आरजू जी इंडिया में बनती है और इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती है। और जो सबसे बड़ी वैक्सीन कहीं की भी यही बनेगी। हमारे वैक्सीन में एक बड़ी, जो हमने यहाँ बनाई, उनमें एक बड़ी खुसूसियत है। जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसमें -72 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। आप जानते हैं अफ्रीका में कि 80% कंट्रियों में दुनिया की, वो तो पॉसिबल ही नहीं, -72 आप कहाँ कहाँ लेके चलेंगे। हमारी वैक्सीन में नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर जो होता है, जो रेफ्रिजरेशन 2 to 8 डिग्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस पर चलेगी, जिसपे जो हर मुल्क में, हर कोई दुनिया का रिमोट से रिमोट जजीरा हो, वहां भी वो मिल जाएगा। तो अगर आज 30 से 50 लाख प्रोमिनेंट लोगों को, और आप बताइए वैक्सीन लग गई, आपने कोई कहीं कोई जिक्र नहीं सुना, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं। दूसरी बात, अगर हमें वैक्सीन में थोड़ा सा भी डर होता तो भाई कोई अपने हाथ थोड़ी ना काटता। जो हमारे डॉक्टर, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर है, हम उनको जाके वैक्सीन लगाए। अब मतलब भगवान ना करे अगर ऐसी कोई बात हो जाए, हमारे तो डॉक्टर ही साहब हो जाएंगे साहब। तो वो सब ये अटकलें लगाई गई थी मीडिया में, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज नाउ प्रूफ इज ऑन द ग्राउंड। और आपको चाइनीज वैक्सीन की बात करूंगा, आपने देखा होगा चाइना में एक डॉक्टर थे, एक पहले डॉक्टर ने बोला भाई वो चाइनीज वायरस आ गया, कोरोना वायरस जिसे लोग कहते हैं। दूसरे डॉक्टर ने बोला 73 साइड इफेक्ट्स है आपकी वैक्सीन में। अब वो डॉक्टर गायब हो गया। लास्ट की तरह वो अपॉलजी देगा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर एक दिन आप जानते हैं क्या होता है चाइना में। तो चाइना की ये आरजू जी सच्चाई नहीं है कि ब्राजील में चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई है, हमारी वैक्सीन गई है। यूएई में चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई है, हमारी वैक्सीन गई है। आप मुझे बताइए, मस्कट में चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई, हमारी गई है। साउथ अफ्रीका में चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई, हमारी गई है। मैंने ये 4 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ चाइना ने कहा हमारी वैक्सीन गई है भाई। तो लास्ट टाइम खूब बढ़िया कर रही, लास्ट टाइम ब्राजील वालों ने तो जहाज में बोला भाई जहां वैक्सीन डाल दो, भेज दो। आपको ये भी पता होगा चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी है, ब्रीफ केस लेके जा रहे थे आरजू जी $2 बिलियन डाल के, भाई ये पैसे लो हमारी वैक्सीन लगा। कोई वैक्सीन लगाने वाला नहीं मिल रहा दुनिया में, क्योंकि जब से इस बात का खुलासा हुआ 73 साइड इफेक्ट्स, और उनमें से 20-30 तो फेटल साइड इफेक्ट्स। एक साइड इफेक्ट होता है जी मुझे हल्का बुखार आ गया, थोड़ी खारिश। एक होता है फेटल साइड इफेक्ट, लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड सेरेब्रल डैमेज। आपका क्लॉट बन सकता है, आपका ब्लड प्रेशर राइट हो सकता है, आर्टरी बर्स्ट हो सकती है। एंड दीज वर द काइंड ऑफ फेटल, 15 से 20 उस डॉक्टर ने बोला था, और वो चाइना का ही डॉक्टर है, बोला फेटल इसमें साइड इफेक्ट्स हैं, आप ना लगाए। हाँ, आप चाइना वाले उसे गायब कर देंगे, वो कभी मिलेगा नहीं, वो कभी देखा नहीं जाएगा, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, चाइना में ऐसा होता है। पर मुझे लगता है, मैं उस डॉक्टर की इज्जत इसलिए करता हूँ आरजू जी, वो अपना काम कर गया, अपने परिवार पे, अपनी फैमिली पे, अपनी जान पे रिस्क लेके वो दुनिया को बता गया आप एक बार बेवकूफ बने हो, अगली बार बेवकूफ ना बने। मुझे बताइए आरजू जी, कौन चाइनीज वैक्सीन लगा रहा है? आपके पाकिस्तान में कितने लगा रहे हैं? आप बताइए किसी को चाइनीज वैक्सीन लगाएगा नहीं लगाएगा? ये बताइए हिंदुस्तानी वैक्सीन 2 मिनट में लगाएगा? क्योंकि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं है यहाँ पे, ये है जाने बचाने, ये इंसानियत है। इंसानियत से बड़ी ना कोई चीज थी, ना है, ना होगी। एक बार माओ जेडुंग ने किसी एक वर्ल्ड लीडर को कहा था, इन आवर कंट्री अगर 2-4 मिलियन लोग मरेंगे इट्स ओके। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बोल दे 2-4 मिलियन लोग मरे, इट्स ओके। और उनका मेंटेलिटी वैसी, उनके यहाँ सोच वैसी है। जब चाइनीज न्यू ईयर में सड़कें खुलती है तो कुछ लोग हर बार मरते हैं। मतलब अब क्या, अब देखें जैसे उनके यहाँ तो 4000 लोग ही मरे थे कोरोना वायरस से, सॉरी चाइनीज वायरस से। अगर आप वो नंबर मानती है तो फिर तो कुछ भी सच है दुनिया में, फिर तो हम ही बेवकूफ है जी। नहीं सुमित जी, मेरे ख्याल है ये चीज छुपने वाली नहीं है। अगर उनकी वैक्सीन में इस तरह की कोई चीज है जो इतना ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेगी तो पता लग जाएगा। आई विश के लोग उससे बच सकें अगर इस तरह का कोई इफेक्ट है। लेकिन फिर भी जस्ट हमारे लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये वैक्सीन लगने के बाद भी SOPs उसी तरीके से फॉलो करने होंगे, या लोग बेफिक्र होकर घूम सकते हैं, बस जी हमने तो वैक्सीन लगा ली? बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि अगर वैक्सीन लगा ली तो बस अब कुछ नहीं होगा उनको। देखिए आरजू जी, वैक्सीन में कॉन्सेप्ट होता है चेन ऑफ ट्रांसमिशन।
चेन ऑफ ट्रांसमिशन में क्रिटिकल मास होता है। मान लीजिए क्रिटिकल मास हमारा 52-53% है। जब तक हमारी 52-53% या 55, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द पेंडेमिक, अगर 52-53% को जब तक टीका नहीं लगता, और ये शायद मेरे हिसाब से 2 टीके लगेंगे, एक अभी लगेगा, फिर एक 15-21 दिन बाद लगेगा। पहले तो आपको 2 वैक्सीन लगानी है जी, पर जब तक ये वैक्सीन उस क्रिटिकल मास को 52-53% ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करता, तब तक आप श्योर नहीं अपने ट्रांसमिशन चेन ब्रेक किए नहीं है। बट हाँ, आप मास्क लगाइए और काम पे जाइए, दूरी बना के रखिए। बट हाँ, आप दिल में ये मुतमईन है भाई मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा। बट अगर आप लापरवाही करेंगे, आप फिर भाई बिजनेस एज यूजुअल करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। ये दुनिया के सब बड़े डॉक्टर कहते हैं कि ट्रांसमिशन चेन जब हम थ्रेशोल्ड भी क्रॉस करेंगे आरजू जी, उसके बाद भी हमें देखना कि हैव वी ब्रोकन द ट्रांसमिशन चेन। हमने ट्रांसमिशन चेन को वाकई ब्रेक किया, उसमें एक कुछ महीने लगेंगे। फिर हमें ये भी डर लगता कोई नया स्ट्रेन ना आ जाए। आप देखिए कितने सालों से पोलियो की वैक्सीनें लग रही है, अब भी बच्चों को दी जा रही है, क्योंकि जब तक ये 100% इसमें प्रिकॉशन नहीं लेंगे। बट ये है कि जो आज जो आप देखिए हमारा डॉक्टर था, आपका डॉक्टर था, जो बेचारा लोगों को बचा रहा है, उसके दिमाग में ये डर तो था ना कि भाई अगर मुझे कोरोना हो गया मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। बट वो डर अब निकल गया। देखिए ब्लड प्रूफ जैकेट है, ब्लड प्रूफ जैकेट इज नो इंश्योरेंस ऑफ डेथ। आई विल कंक्लूड इट विद दिस। बिल्कुल ठीक। और साथ ही सुमित जी, हमारे यहाँ जैसे बजट आता है ना, तो उससे ज्यादा लोग डरते हैं मिनी बजट से। तो आपके यहाँ भी कोई इस तरह से बजट के बाद फिर दोबारा कोई मिनी बजट आता है भारत में या नहीं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमारे एक जमाने में रेलवे बजट अलग आता था, और ये बजट मार्च अप्रैल में आता था। अब की बार हमने इसको कोशिश की है 1-2 साल से, तीसरा साल है शायद अब, कि हम इसको बिल्कुल कैलेंडर ईयर के साथ ही लाए। इसलिए 1 फरवरी का जो डेट होता है, ताकि पूरे 11 महीने मिलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने का। मिनी बजट वगैरह कुछ नहीं आता। हमारे यहाँ लोगों का जो रिएक्शन रहा, इंडस्ट्री का रिएक्शन रहा, बहुत पॉजिटिव रहा। अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट कितने उछले, देखिए एक बैरोमीटर होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट निफ्टी हो, बीएससी हो, सब उछले हैं। आउटलुक अच्छा है, इंटरनेशनल मीडिया में इसका अच्छा कवरेज है। लोगों का मैं बोलूंगा कि हाँ, जो वो था रिएक्शन, वो बहुत अच्छा था। हाँ, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास में नाराजगी तो हमेशा ही रहती है, भाई हमें थोड़ा बहुत टैक्स काट मिल जाता, वो कुछ हुआ नहीं। बाकी जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूंगा, जैसे टेक्सटाइल में हम बहुत बड़ी चीजें कर रहे हैं, 60 टेक्सटाइल पार्क्स बना रहे हैं टेक्सटाइल को इम्पोर्ट करने के लिए। तो इसमें एक एक छोटी छोटी चीज का, इसीलिए मैंने बोला 360 डिग्री एनेबलमेंट, एक एक छोटी छोटी चीज का मतलब व्हाट यू कॉल दैट, एक ध्यान रखा गया, ताकि हम डिमांड को, देखिए बजट का मेन मुद्दा था गवर्नमेंट खर्च करे, पैसा लगाए, ताकि डिमांड क्रिएट हो, लोगों में डर निकल जाए। वैसे भी वैक्सीन आने के बाद तो काफी डर निकल ही गया। अब गवर्नमेंट पैसा लगा रही, खर्चा कर रही, तो जो बाकी रहा सा डर भी था वो भी निकलेगा। पर हाँ, वो कहना मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना, जो भी हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम इस महामारी से नहीं निकले हैं। हाँ, हमने सेंध लगा दी है इसके किले में। हम जो ह्यूमैनिटी है दैट हैज प्रिवेल्ड ओवर द वायरस, बट स्टिल देयर इज टाइम बिफोर वी कैन डिक्लेयर अ विन। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सुमित जी कि आपने ज्वाइन किया। लेकिन सबसे ज्यादा बजट से हमारी जैसी कंट्रीज में मिडिल क्लास ही इफेक्टेड होती है। तो अगर कुछ गलत हो तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर कुछ, वैसे तो ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी मोदी सरकार से कुछ गलती होती है बजट में और मिडिल क्लास कहीं फंसती है, तो आई होप कि आप जैसे लोग हैं जो उन्हें बताएंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता सर, हर जगह कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आरजू जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर आप देखिए, इससे पहले मोदी जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, बोले आज हमने